हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो हिस्ट्री का स्टार्ट किया था उससे की दौरान आज हमारे तीसरा लेक्चर मैं लेके आया हूँ आपके सामने। हमने 1857 से रिवॉल्ट से स्टार्ट किया था और वहाँ से हमारा ये तीसरा चैप्टर है। उससे पहले गाइस, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हो। आप लोग वीडियो शेयर किया करिए और चैनल को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। आपको कैसी लगी वीडियो, जब तक आप नहीं बताओगे हमें नहीं पता चलेगी, और हमारी अगर कोई गलती होगी तो अगर आप नहीं बताओगे तो उसको हम उस पर सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज़रूर बताएं हमको कि कमेंट में कि कैसी लगी आपको वीडियो, या कुछ और ऐड करना चाहिए, या थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए, या डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये सब आप हम लोग बताएं, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। डाटा कलेक्ट करने में, सब कुछ नोट्स बनाने में काफ़ी हार्डवर्क लगता है। तो थोड़ा सा आप भी हार्डवर्क करिए, चैनल को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपनी एवरी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए ताकि सब तक ऐसे ही पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम जो बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, आज हम बात करेंगे 1905 से 1917 तक। ठीक है, तो अब इस युग को जो है इरा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो इस अवधि थी इसको एक्सट्रीमिज़म फेज भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें चरमपंथी या आग का मतलब, जैसे उनका ये मानना था कि हम लड़ाई लड़कर ही केवल सफलता हासिल कर सकते हैं, हम सिर्फ बात कर कर सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और जो इससे पहले के थे उनका था कि हम बात कर कर सफलता हासिल कर सकते हैं और हम लड़ाई कर कर सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो ये जो दो ग्रुप थे, एक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चरमपंथी उग्रवाद, चरमपंथी, एक नरमपंथी, हम ये दो ग्रुप्स के नाम बोलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दिया, तो इस लेक्चर में हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे जिनको नेता मैंने आपको बताया थे कि कौन गर्मपंथी के नेता होते हैं और कौन नरमपंथी के नेता होते हैं, तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो जो हमारे ये गर्मपंथी नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, बीजी तिलक हो गए, ठीक है, बीजी पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये लोग हो गए। अब इससे ऐसा क्या हुआ था कि इसका उदय होने लगा, मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे थी। तो जो हमारे यहाँ था लगभग, ये मान लीजिए आप 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, तो उसमें ज़्यादा जो खाली विधान परिषदों में बढ़ावा के अलावा और कोई हासिल, जैसे कि भारतीयों को काफ़ी उम्मीद थी कि उनको जो एक्ट आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें उनको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसमें सिर्फ विधान परिषद को छोड़कर कोई और नहीं आ पाया था। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या था कि 1896 और 1897 में पैंडेमिक हुआ था, जिसने देश को बहुत प्रभावित किया, और अकाल भी पड़ा हुआ था, जिससे लोगों की इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक बहुत ही ख़राब हो गई कंडीशन। और हमारा फोर्थ रीज़न था कि रंग भेद जैसा होता है कि गोरे काले का ये करके दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ में बहुत ही मतलब बुरा व्यवहार किया गया। तो ये जो कुछ रीजन्स थे जिनके कारण जो हमारा ये गर्मपंथी था, चरमपंथी, या आप उग्रवादी बोल लो या फिर लड़ाई करने वाले, कुछ भी बोल लो, इनको मैंने दिया है, ये थे। और एक जो और हुआ था कि जब 1899 में एक कलकत्ता निगम अधिनियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में ये आया था। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें जो इंडिया का नियंत्रण था, कंट्रोल था इंडियंस का, इसको कम करने का प्रयास किया गया कि जो लोकल में इंडियंस का जो प्रभाव था कोलकाता में, इसको कम कर दिया जाए। और 1894 में आया था एक यूनिवर्सिटी एक्ट, और इसमें जो यूनिवर्सिटी एक्ट में जितने सिलेक्टेड थे इनको कम कर दिया गया, सिलेक्टेड जो मेंबर थे इनको कम कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारे विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, इनकी भी स्वायत्ता जो थी इसको कम कर दी गई, और सारे सरकारी विभाग बना दिए गए। तो जो प्राइवेट थे, प्राइवेट से सबको एंटोमनी करके सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब बना दिए गए। ठीक है, ये तो पहला कारण था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीस था, ये था कि जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप बना था। अब आगे बात करते हैं कि ये किस पद्धति का उपयोग करते थे, मतलब ये क्या उपयोग करते थे कि कैसा क्या किया जाए। तो इनको सबसे था कि जो सरकारी अदालत थे, इस सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज हो गए,
इसको ये लोग एकदम बहिष्कार करते थे, कहते थे इसका यूज़ ना करो, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल भी सहयोग ना दो। और जो स्वदेशी चीज़ थी, होममेड जिसको बोलते हैं, जो घर पर बनी हो, जो मतलब इंडियंस की, इंडिया की चीज़ थी, उसको यूज़ करो, और जो बाहर से प्रोडक्ट आए उसको बेकार कर दो। जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले एक मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कुछ ऐसा लॉन्च किया था, ठीक है। तो उस लिए वैसे ही उन्होंने, और राष्ट्रीय शिक्षा जो नेशनल एजुकेशन होती है उसको इन्होंने बोला था कि स्टार्ट किया जाए। अब जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि इसके नेता कौन थे, इनको नेतृत्व किसने किया था, स्टार्टिंग लीड किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, और अरविंदो घोष हो गए। ये जो लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और देखिए, एक जो पूना में होम रूल लीग की गई थी 1916 में, तो इसमें जो हमारे वो थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और लाला लाजपत राय, जिनको बंगाल का शेर कहा जाता था, इन्होंने भी स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था अपना। और जब ये एक साइमन कमीशन के खिलाफ ये जुलूस कर रहे थे, लीडरशिप ले रहे थे, तब 17 नवंबर 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके सर पर एक लाठियों से वार कर दिया था, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा चोट लगने के कारण ये इनकी डेथ हो गई थी। अब सीधे चलते हैं बंगाल पार्टीशन पे। देखिए, जैसे आप ये देख रहे होंगे कि बंगाल के दो पार्ट हैं, एक ये बंगाल नॉर्मल बंगाल है, और ये एक ईस्टर्न बंगाल है। तो जो कि ये पहला पूरा एक होता था, ठीक है। इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इसको डिवाइड किसने किया था, इसको डिवाइड किया था लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड करने का रीज़न क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि जो बंगाल है इसकी जो जनसंख्या है इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवा है इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लेकिन जो इसका छुपा हुआ जो था, जो इसको छुपा रीज़न था, वो ये था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो और इनमें राज करो। क्योंकि लगभग वहाँ पर 4 करोड़ जनता थी, जिसमें कुछ 1 से 1.5 करोड़ मुस्लिम थे, तो उसमें कहा गया कि इनको फूट डालो और राज करो, और जिससे हिंदुओं में और मुस्लिमों में दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट था बंगाल पार्टीशन, जो कि सिर्फ 1995 से 1911 तक चला था, फिर ये कैंसिल हो गया था। तो जैसे ये हुआ, लोगों को इसमें बहुत ही दुख हुआ, इसका लोगों ने बहुत ही विरोध किया, ठीक है। और इसकी एक सो इम्पोर्टेंट फेज था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों, एक तो हिंदू मतलब जो हिंदू महिलाएं थी उन्होंने मुस्लिम लोगों पे राखी बांधी, जो मुस्लिम वूमेंस थी उन्होंने हिंदुओं की मेंस के राखी बांधी, और ये जो राखी बांधकर इसका विरोध किया और ये प्रदर्शन किया कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो ये हुआ बंगाल पार्टीशन। अब उसके बाद हम चलते हैं स्वदेशी मूवमेंट पे। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या था, स्वदेशी मूवमेंट इसलिए ही था क्योंकि जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो इसके विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट किया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट में पहले मैंने बता दिया था कि क्या हुआ था, कि सरकारी अरेस्ट, जितनी भी सरकार से रिलेटेड चीज़ थी उनका इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। और ये जो आंदोलन था, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्वदेशी आंदोलन आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट था, ये पॉलिटिकल था या इकोनॉमिक था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट कैसा पॉलिटिकल था या इकोनॉमिक था, या ए बी दोनों था, या ए था या बी था। तो इसका आंसर होगा आपका स्वदेशी मूवमेंट जो था ये इकोनॉमिक भी था और पॉलिटिकल भी था। और इसका जो विरोध किया था, इसका विरोध सबने किया था, किसी एक पर्सन ने नहीं किया था। और जो महिलाएं और थी और स्टूडेंट्स थे, इन्होंने क्या कहता है, छात्र जो थे, जो फॉरेन में जो पेज बनते थे, इस पेज का इन्होंने विरोध करे। इन्होंने बोला कि जो उस पेज से बनी बुक होगी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और स्वदेशी जो जो अपने इंडियंस में उद्योग थे, इंडस्ट्री थी, स्थापना इसकी स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। स्वदेशी स्टोर खोल दिए गए कि वहीं से सारा सामान लियो। इन्होंने इतना सब वो किया कि 1911 में जो बंगाल पार्टीशन था, ब्रिटिशर्स को इसको ख़त्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट जो फेज़ है हमारा, सॉरी, हिंद स्वराज, हिंद मूवमेंट जो था,
ये अब हिंद मूवमेंट क्या था, जब कांग्रेस की सेशन हुआ था 1906 में, उस समय पर बंगाल पार्टीशन जो था ये बहुत ही अपने प्राइम पे था बिल्कुल। तो वहाँ पर दो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने अपनी अध्यक्षता में कोलकाता में एक सेशन हुआ, और इस सेशन में जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे, दोनों जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे, वो दोनों एक मिल गए। सबने कहा कि हम एक मिलकर ही ब्रिटिश का सामना कर सकते हैं, हम अलग अलग होकर ब्रिटिशर्स का सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो तब कांग्रेस ने बंगाल विभाजन का ये बोला कि बंगाल विभाजन बहुत ही ख़राब है, और वहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने एक बात बोली थी कि यह इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी। शब्दों में ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती थी, क्या, बंगाल का पार्टीशन करना। वहाँ पर स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन को कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन दिया, और पहली बार बायकॉट को एक राजनीतिक वेपन्स के रूप में, पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब हम बात करते हैं सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जो 1906 में हुआ था। तो जैसे जैसे जो कट्टरपंथी थे, ये आंदोलन मजबूत होता गया, वैसे ही इंडिया भारतीयों के बीच में एक जो कड़ी थी, जो एकता थी, इसको तोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाने आरंभ कर दिए ब्रिटिशर्स ने। और बंगाल को विभाजन करके उन्होंने अपना ये जो पहला कदम बढ़ाया था तोड़ने का, और भारत और इंडिया सॉरी हिंदू और मुस्लिम के बीच में धर्म का जो ये था, इसको बीज बोने की पहली कोशिश की। तो मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम थे, इन्होंने एक खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जो ढाका में 1906 में ढाका में मोहम्मदन शैक्षिक सम्मेलन के दौरान जब हुआ था, तो वहाँ पे एक नवाब थे सलीम उल्ला खान। तो इन्होंने जो बोला कि मुस्लिमों की हित के लिए एक केंद्रीय मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना करने की विचार की। लेकिन जब 30 दिसंबर 1906 को जब सभी मिले, तो इसको जो ये था मोहम्मदन एसोसिएशन, केंद्रीय मोहम्मद एसोसिएशन था, इसकी जगह पर इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोल दी गई, और जो एक आगा खान थे, इसको इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। अब इस लीग का जो उद्देश्य था कि जो इंडिया में मुसलमान रह रहे थे, इनके जो राइट्स थे, इनकी राइट्स को रक्षा करना और ज़रूरतमंद को अपने साथ रखना। ठीक है, ये इन्होंने किया था। और उसके बाद और मुस्लिम लीग का गठन जो था, ये माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि मुस्लिम लीग का गठन जो है, ये ब्रिटिशर्स का जो फूट डालो और राज करो राज करो कि जो मास्टर स्ट्रोक का पहला कदम था सफल होना, ये पहला फल माना, पहला मास्टर स्ट्रोक था जो कामयाब हुआ था, सक्सेसफुल हो गया था। ये ऐसा बोला जाता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ये पहला मास्टर स्ट्रोक सक्सेसफुल माना जाता है ब्रिटिशर्स का। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल हो गए। अब उसके बाद 1907 में जो कांग्रेस का एक सूरत सेशन हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक जो थे उदारवादी थे, दूसरे जो चरमपंथी थे। मतलब एक उग्रवादी जो हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे, दूसरा उदारवादी जो कि हमेशा बात करके काम करने को तैयार रहते थे। ये कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब जो उग्रवादी थे, इसका नेतृत्व बाल पाल जैसा कि आप सभी जानते हैं इन्होंने किया, और जो उदारवादी थे, इसका गोपाल कृष्ण गोखले या जीके गोखले ने इसको लीड किया। और जो वहाँ पर निर्वाचित जो थे, ठीक है, इलेक्टेड जो अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस पर, मतलब ये अब विवाद बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गर्मपंथी थे, जो उग्रवादी थे, इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जो गर्मपंथी थे वो ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने। ठीक है, ये लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे गर्मपंथी, और जो उग्रवादी थे वहाँ पर रास बिहारी बोस बने। तो इतना तो लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, और आपको हम जो दूसरा लेक्चर है ये हम जल्दी लेके आएंगे, जो इसके आगे का पार्ट है हमारा 1909 से लेके 1916 तक। ये जो हमारा बीच में ऑलमोस्ट 6 7 to 8 ईयर्स का फेज़ है, हम आपके लिए ये बाद में लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी अपनी मेहनत कीजिए
एक थोड़ा सा अपना जितने कॉन्टैक्ट्स हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर कीजिए, जितने भी एजुकेशन वाले लोग हैं उनको सबको शेयर कीजिए ताकि सब तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचती रहें। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ वीडियो ख़त्म होता है।